मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर जादव एकेडमी। मेरा नाम अमर जादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स एंड मैथ्स फैकल्टी। ओके, तो ऑलरेडी हमने सम पार्ट्स स्टार्ट किए, दैट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन करके। ओके, तो ऑलरेडी 4 पार्ट्स कंप्लीट किए। ये 5th पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ओके, तो सम स्टूडेंट्स हमें मुझे पूछ रहे कि एनसीईआरटी का भी पढ़ाओ सर, एनसीईआरटी करके। ओके, तो एनसीईआरटी का भी पढ़ाओ करके पूछ रहे हैं। ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड करो, जो आपका बोर्ड का लेवल है, ये इक्वल टू एनसीईआरटी है, बहुत ज्यादा, मिनिमम 90% एनसीईआरटी से लिए आपने। ओके, तो जो बोर्ड का आप पढ़ रहे हो दैट इज नथिंग बट एनसीईआरटी ओनली। ओके, तो बोर्ड में 90% आप एनसीईआरटी का ही पढ़ रहे हो, उससे कुछ भी ये फर्क नहीं है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम महाराष्ट्र सीईटी ले लो, ये आपको हेल्प होने वाला है। महाराष्ट्र सीईटी का भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तब भी ये थ्योरी आपको यूटिलाइज होने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, पहले एनसीईआरटी को नहीं जाना है, आपको पहले बोर्ड पढ़ना है, बाद में एनसीईआरटी को जाना है, तभी आपको एनसीईआरटी अंडरस्टैंड हो जाएगा, तभी आपको एनसीईआरटी क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। मेनी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मुझे एनसीईआरटी पढ़ाओ सर करके। एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी ये 90% आप बोर्ड में क्या पढ़ रहे हो वही एनसीईआरटी है। ओके, तो वो ये बोर्ड का आपको महाराष्ट्र सीईटी में 90% यूटिलाइज होने वाला है, प्लस नीट के लिए भी यूटिलाइज होने वाला है। नीट के लिए भी सेम रहेगा। नीट के लिए अलग कुछ ये थ्योरी पढ़ना जरूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड पढ़ते हो तो नीट के लिए भी जो थ्योरी रहता है वो अलग पढ़नी जरूरत नहीं है। बाद में जेईई मेंस के लिए भी ये यूटिलाइज होने वाला है, जेईई मेंस के लिए भी आपको यूटिलाइज होने वाला है। लेकिन ये जेईई और नीट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उतना ही है। ओके, थ्योरी सभी के लिए सेम ही है, बिकॉज ये बोर्ड का सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है। ओके, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस था। पहला जो सिलेबस था वो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस नहीं था, इसलिए वो एनसीईआरटी अलग कंसीडर करते थे। लेकिन अभी जो नया सिलेबस आया है, 2020 का सिलेबस है, वो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है। ओके, तो डोंट वरी अबाउट एनसीईआरटी और दिस वन। ओके, तो बोर्ड में जो सिलेबस आपको पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हो, तो वो सभी एनसीईआरटी का सिलेबस ही है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और लेट्स स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन करके। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज द किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन और इट इज थेरोटिकल प्रूफ करके। तो इसका थेरोटिकल प्रूफ भी हम डिस्कस करेंगे और किरचॉफ्स लॉ का हीट रेडिएशन और उसका थेरोटिकल प्रूफ क्या है वो भी हम डिस्कस करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, देखो, किरचॉफ्स लॉ कैन स्टेटेड एज फॉर ए बॉडी एमिटिंग एंड ऑब्जर्विंग थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन मतलब मैंने बताया था, अगर हीट से एक टेम्परेचर है, समझो एक हीटेड बॉडी है तो इसका टेम्परेचर होगा। तो ये हीटेड बॉडी जो रेडिएशन एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो रेडिएशन मैग्नेटिक वेव जो जनरेट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। ओके, थर्मल क्यों बोलते हैं उनको रेडिएशन को, बिकॉज इट इज अ हीटेड रहते हैं, ये वेव जो रहते हैं वो हीटेड रहते हैं, इसके वजह से उनको क्या बोलते हैं हम, थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, किरचॉफ्स लॉ ने क्या बोला, फॉर ए बॉडी एमिटिंग एंड ऑब्जर्विंग, ये एमिट भी कर सकता है बॉडी और ऑब्जर्व भी कर सकता है इन थर्मल इक्विलिब्रियम, द एमिसिविटी इज इक्वल टू इट्स ऑब्जर्विटी। मतलब क्या, अंडरस्टैंड करो, इन थर्मल इक्विलिब्रियम, समझो ये बॉडी T टेम्परेचर में और इसका एक सराउंडिंग है, सराउंडिंग मतलब बाहर का भी टेम्परेचर T है, समझो बाहर का भी टेम्परेचर T है, तो ये दोनों बॉडी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी को इसका भी टेम्परेचर वही है और इसका भी टेम्परेचर वही है, इसके लिए ये बॉडी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये बॉडी कितना ऑब्जर्व करता है हीट, उतना ही वो क्या करेगा, एमिट करेगा, उतना ही हीट क्या करेगा, वो एमिट करता है। वही लॉ कहता है किरचॉफ्स लॉ। ओके, अगर एक बॉडी सराउंडिंग से थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सेम टेम्परेचर में है, तब ये बॉडी क्या करेगी, कितनी वो ऑब्जर्व करती है उतनी ही हीट वो क्या करेगी,
एमिट करेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। देखो, फॉर ए बॉडी एमिटिंग एंड ऑब्जर्विंग थर्मल रेडिएशन, मतलब कितना एमिट करता है और उतना ही ऑब्जर्व भी करता है इन थर्मल इक्विलिब्रियम, द एमिसिविटी इज इक्वल टू द ऑब्जर्विटिविटी। एमिसिविटी मतलब कितना, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, ओके, तो कितना एमिशन करता है उतना ही वो क्या करता है, ऑब्जर्व हीट ऑब्जर्व करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। सिंबॉलिकली किरचॉफ लॉ क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन करके, ओके, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ई इज द एमिसिविटी और एमिसिविटी करके, ओके, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है, इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये हम प्रूव करेंगे थ्योरेटिकली, तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो देखेंगे सेकंड पॉइंट, देखो, ए बॉडी हैज हाई एमिसिव पावर, इट आल्सो हैज हाई ऑब्जर्विव पावर। मैंने बताया था आपको, अगर एक बॉडी ऑब्जर्व ज्यादा हीट ऑब्जर्व करती है तो वो बॉडी क्या करती है, ज्यादा एमिट भी करती है, रेडिएशन क्या करती है, एमिट भी करती है। कितनी ज्यादा वो ऑब्जर्व करने वाली बॉडी है उतनी ही ज्यादा वो एमिशन भी करती है, ओके, तो ये पॉइंट आपने ऑलरेडी डिस्कशन किया है हमने, ओके, तो हाई एमिसिव पावर also has high observative power. For example, black body क्या करती है, ब्लैक बॉडी ज्यादा एमिशन, ज्यादा ऑब्जर्व करती है, वैसे ही वो ज्यादा एमिशन भी करती है, मतलब जल्दी कूल भी हो जाती है, ओके, कितनी ज्यादा हीट, जल्दी ज्यादा हीट होती है। ऑब्जर्वेशन मतलब ज्यादा हीट होना, जल्दी हीट होना, और एमिशन मतलब कूल हो जाना, ओके, तो कितनी जल्दी हीट होती है उतनी जल्दी कूल भी हो जाती है, ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है, हाई एमिसिव पावर इट आल्सो हैज हाई ऑब्जर्विव पावर। ये आपको रिमेंबर करना है टू प्रूव दिस कॉन्सेप्ट, ओके, तो इसको मैं अरेंज करता हूं और देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कंसीडर एन ऑर्डिनरी बॉडी, इधर दिए उन्होंने, ये डायग्राम आपके बुक में नहीं दिए लेकिन आपको रिमेंबर करना है। ये देखो, कंसीडर एन ऑर्डिनरी बॉडी ए, एक ऑर्डिनरी बॉडी ए है, ये बॉडी है ऐसे, ओके, तो इसको हमने ए नाम दिए। एंड ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब, परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब इसके ऊपर जो हीट गिरती है वो 97% मिनिमम मैक्सिमम 97% क्या करती है, वो ऑब्जर्व करती है। मतलब जो बॉडी 100% ऑब्जर्व करती है, नियरली 100% ऑब्जर्व करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ओके। तो ऑर्डिनरी बॉडी मतलब सम 50% वो क्या कर सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है। ऑर्डिनरी बॉडी मतलब 50% क्या कर सकती है, वो थर्मल रेडिएशन को ऑब्जर्व कर सकती है। तो दो बॉडीज हैं, एक तो ए बॉडी, ये ऑर्डिनरी बॉडी है, एंड बी इज द ब्लैक बॉडी है, बी इज द ब्लैक बॉडी है, ओके। बी ऑफ एन आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल शेप, दोनों शेप क्या है, सेम है, शेप साइज दोनों का सेम है, ओके। प्लेस इन एन एनक्लोजर, एनक्लोजर मतलब इसके अंदर उन्होंने रखा है, ये एनक्लोजर है, एनक्लोजर मतलब सरफेस, सरफेस के अंदर ऐसा एक बॉक्स है समझो, बॉक्स के अंदर आपने ए एंड बी बॉक्स क्या रखे, बॉडीज रखे हैं। ए क्या है, ऑर्डिनरी बॉडी है, एंड बी क्या है, ब्लैक बॉडी है। बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब इसका टेम्परेचर अगर टी है तो इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, टी होगा। ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद द एनक्लोजर, विद द एनक्लोजर मतलब इसका भी टेम्परेचर कितना है, इस एनक्लोजर का भी टेम्परेचर कितना है, टी है, ओके। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में ये बॉडी है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लेट आर बी द एमिसिव पावर। एमिसिव पावर क्या होता था, हमने डिस्कस किया था। एमिसिव पावर मतलब कितना हीट एमिट करता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पे। एमिसिव पावर मतलब कितना हीट एनर्जी वरना कितना हीट एमिट करता है पर यूनिट एरिया, मतलब एक बॉक्स है समझो, इसके पर यूनिट एरिया पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकेंड में कितना हीट एमिट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट एमिसिव पावर बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। एमिसिव पावर के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो एमिसिव पावर आर हम कंसीडर कर रहे हैं ऑफ ए का एमिसिव पावर कितना है, आर है, और RB इज द एमिसिव पावर फॉर B, दैट इज RB इज द एमिसिव पावर फॉर B करके, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो देखो एमिसिव पावर क्या है, तो R इसका एमिसिव पावर कितना है, R है, और इसका एमिसिव पावर कितना है, RB है, RB करके, ओके। तो उन्होंने क्या बताया, पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी B, ए बी ए कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉडी ए बी द ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता था, ए इज इक्वल टू कितना हीट ऑब्जर्व करता है पर यूनिट
टोटल हीट कितना गिरता है। समझो इसके ऊपर ये गिर रहा है, ये हीट, टोटल हीट गिर रहा है Q, और ये कितना ऑब्जर्व कर रहा है, QA ऑब्जर्व कर रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, दैट इज QA डिवाइडेड बाय Q क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, QA अपॉन Q करके। ओके, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ए बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, ये है। बी द कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉडी ए करके। देन ए इज इक्वल टू क्या होता है, QA डिवाइडेड बाय Q। QA क्या है, QA इज नथिंग बट हीट ऑब्जर्व। ये बॉडी कितनी हीट ऑब्जर्व कर रही है, ये बॉडी कितनी हीट ऑब्जर्व कर रही है, दैट इज द QA। और इस ए बॉडी के ऊपर कितना हीट गिर रहा है, दैट इज नथिंग बट Q करके। ओके, तो ये प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, ओके, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप ये पार्ट डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको यूटिलाइज नहीं होगा। ओके, तो Q इज नथिंग बट हीट फॉल ऑन द बॉडी, मतलब इस ए बॉडी के ऊपर कितना हीट फॉल हो रहा है, दैट इज द Q फॉल हो रहा है। और QA इज नथिंग बट हीट कितना ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, तो ये तो नॉर्मल बॉडी है, ये नॉर्मल बॉडी है, मतलब हीट कितना गिर रहा है उसके ऊपर वो सभी ऑब्जर्व नहीं करेगा। ओके, थोड़ा ऑब्जर्व करेगा। समझो 50 जूल हीट गिर रहा है तो उसमें 25 जूल भी कर सकता है, 30 जूल तक कर सकता है, 35, 40 जूल तक वो कर सकता है। ओके, लेकिन सभी ऑब्जर्व नहीं करेगा बिकॉज इट इज ए नॉर्मल। ओके, तो ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q इस साइड ले क्या हो, QA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QA इज इक्वल टू ये इंटू Q हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, ये ऑब्जर्वेशन कितना कर रहा है, हीट कितना ऑब्जर्व कर रहा है, QA इज इक्वल टू A इंटू Q ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट ऑब्जर्व बाय बॉडी ए, मतलब ये बॉडी कितनी हीट ऑब्जर्व करती है, ये बॉडी कितनी हीट ऑब्जर्व करती है उतनी हीट क्या करेगी, वो एमिट भी करेगी। मैंने बताया था कितना हीट वो ऑब्जर्व करेगी, बिकॉज इट इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम में। ये दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में बॉडी होती है तो कितना हीट वो ऑब्जर्व करेगी उतना हीट वो एमिशन भी करती है। ओके, तो वही उन्होंने दिया है, क्वांटिटी ऑफ radiant heat observed by body A is equal to quantity of heat emitted by the body A करके। ओके, तो क्वांटिटी कितना हीट वो ऑब्जर्व करती है उतना हीट क्या करती है, देती भी है। तो ये हीट ऑब्जर्व है, कितना है, क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट ऑब्जर्व कितना है, A इंटू Q है। मैंने हमने डिस्कस किया था इधर, इसके ऊपर हीट इतना Q गिर रहा है लेकिन वो कितना ऑब्जर्व कर रही है, QA ऑब्जर्व कर रही है। ओके, तो Q इंटू ए क्या कर रही है, वो ऑब्जर्व कर रही है। तो ये QA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू Q हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्व हीट है इंटू R क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड, मतलब एमिशन पावर, एमिसिव पावर। ओके, एमिसिव पावर क्या है, दैट इज नथिंग बट R है। ओके, कितना हीट ऑब्जर्व कर रही है, दैट इज नथिंग बट दिस वन, Q इंटू ए ऑब्जर्व कर रही है। और R मतलब क्या है, एमिसिव पावर, दैट इज नथिंग बट हीट कितना दे रही हो। ओके, दैट इज नथिंग बट R हो जाएगा। ओके, तो R का फॉर्मूला होता है ये, दैट इज कितना हीट एमिट कर रही है, कितना हीट एमिट कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। दिस इज रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज रिलेटेड टू एमिशन करके। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखो, फॉर ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, लेकिन परफेक्ट ब्लैक बॉडी में क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RB हो जाएगा। देखो इधर A इज इक्वल टू क्या होता है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी में A इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ओके, हमने डिस्कस किया था, ये मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेटिव, कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन करके। ओके, तो A इज इक्वल टू क्या होता है, कितना हीट गिरेगा डिवाइडेड बाय कितना टोटल हीट कितना गिरता है, कितना हीट ऑब्जर्व करता है डिवाइडेड बाय कितना हीट गिरता है। तो ब्लैक बॉडी में कितना हीट गिरता है ना उतना ही वो ऑब्जर्व करता है। 100% वो क्या करता है, 97% मतलब नियरली 100% वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए A का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो ब्लैक बॉडी में A का वैल्यू क्या रहता है, 1 रहता है। तो इसीलिए हमने ये A इंटू Q इज इक्वल टू R है, तो A क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इधर ब्लैक बॉडी के लिए। तो 1 हमने रखा है इंटू Q हो जाएगा इज इक्वल टू RB क्या है, इसका एमिसिव पावर। ओके, एमिसिव पावर दैट इज द RB। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन करो तो ये Q कैंसिल हो जाएगा, ये आपको बचेगा और ये R डिवाइडेड बाय RB हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय RB हो जाएगा। तो R अपॉन A करो,
ये क्या हो जाएगा, आर इधर ही रखो, आर बी, तो आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन ए हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है आर डिवाइडेड बाय आर बी क्या है, आर डिवाइडेड बाय आर बी, आर मतलब क्या है, एमिसिव पावर है, दैट इज क्यू, ओके, दैट इज द आर इज नथिंग बट एमिसिव पावर फॉर दिस वन, दैट इज द नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो आर अपॉन आर बी ही हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला, अगर आपने नहीं देखा है तो ई का फॉर्मूला था एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। इसी को हम क्या बोलते थे, एमिसिविटी बोलते थे, एमिसिविटी दैट इज नथिंग बट ई बोलते थे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर बी क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर बी इज ई हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। दिस बिकम्स द किरचॉफ्स लॉ फॉर रेडिएशन करके, हीट रेडिएशन के लिए किरचॉफ लॉ क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ई हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको पूछे किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, प्लीज ड्रॉ दिस फिगर ऑल्सो, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, और उनको भी जो पेपर आपका चेक करते हैं उनको भी अंडरस्टैंड करने के लिए ये आपको यूटिलाइज होगा। तो प्लीज ड्रॉ करना है, आपके बुक में नहीं दिया है लेकिन आपको ड्रॉ करना है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी, ओके। तो ये क्या है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन करेंगे। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, एक बॉडी है, आपने इसको हीट कर दिया, आपने इसको हीट कर दिया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। आपने इसको हीट कर दिया तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो ये सम वेव्स क्या करेगा, जनरेट करेगा, सम रेडिएशन जनरेट करेगा, ओके। डिफरेंट रेडिएशन जनरेट करता है, डिफरेंट वेवलेंथ के डिफरेंट रेडिएशन क्या करेगा, वो जनरेट करेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इससे सम येलो कलर के लाइट आएंगे, रेडिएशन आएंगे, सम व्हाइट रेडिएशन आएंगे, ओके। वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, कितना टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो। समझो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, देन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड को आप इधर दे रहे हो, तो आपको मालूम हो रहा है रेड कलर हो जाता है, आयरन क्या हो जाता है, रेड, येलो कलर, देन ग्रीन कलर हो जाता है, ओके। देन सम रेड ग्रीन कलर, ऐसे वो डिफरेंट कलर आपको दिखते हैं। वो क्यों दिखते हैं, बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ की वजह से। डिफरेंट वेवलेंथ वो क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है, ओके, रेडिएशन को एमिट करता है। समझो सम 100 नैनोमीटर का भी एमिट करेगा, सम रेडिएशन 100 नैनोमीटर के होंगे, सम रेडिएशन 200 नैनोमीटर के होंगे, सम रेडिएशन 1000 नैनोमीटर के होंगे, ओके। नैनोमीटर मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, ये वेवलेंथ क्या है, ये एक वेव का लेंथ कितना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ओके। तो डिफरेंट वेवलेंथ के डिफरेंट रेडिएशन एमिट करता है, ओके। डिफरेंट वेवलेंथ के डिफरेंट रेडिएशन एमिट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल बोलते हैं, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सम लाइट, सम येलो लाइट रहेगा, सम व्हाइट लाइट रहेगा, सम क्या रहेगा, ग्रीन कलर रहेगा, सम रेड कलर रहेगा, ओके। तो इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल बोलते हैं, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा और कितने वेवलेंथ जनरेट करेगा, कितना मैक्सिमम इसका टेम्परेचर होगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसके लिए, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं और देखेंगे पॉइंट वाइज। देखो फर्स्ट पॉइंट, द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड, द रेडिएंट एनर्जी मतलब ये आप कंसीडर कर सकते हो, रेडिएंट एनर्जी देखो, पावर इज इक्वल टू क्या रहता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम रहता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो मैं इधर लिखूंगा इसको, ये आपको मालूम होना चाहिए, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम करके, ओके। अगर आप पावर लिखते हो तो एनर्जी अपॉन टाइम आपको मालूम होना चाहिए। तो ये फॉर्म हम इधर यूटिलाइज करेंगे। द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड per unit area per unit time by a black body depends on its temperature। प्लीज अंडरस्टैंड करो, इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो। रेडिएंट एनर्जी मतलब समझो एक ब्लैक बॉडी है, ओके। तो आपने इसको क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इसका जो रेडिएशन रहते हैं, ये रेडिएशन भी क्या करता है, एमिट करता है। ऐसे रेडिएशन क्या करता है,
एमिट करता है, तो उस रेडिएशन, कितनी एनर्जी का रेडिएशन वो एमिट करेगा, उसी को हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। ओके, तो कितने रेडिएशन, कितनी एनर्जी का रेडिएशन वो क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी। तो ये रेडिएंट एनर्जी, ये आप कंसिडर कर सकते हो, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय ए ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेडिएंट एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा रेडिएशन निकलेंगे उधर से। ओके, पर यूनिट एरिया मतलब समझो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। ओके, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में पर सेकेंड में, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी एमिट करता है, कितनी एनर्जी एमिट करता है, ये डिपेंड करता है इसका टेम्परेचर कितना है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकेंड पे कितनी एनर्जी एमिट करता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी जो रहती है, जो रेडिएंट एनर्जी जो रहती है, रेडिएंट मतलब एमिशन वेव्स की एनर्जी जो रहती है वो ज्यादा हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो, टेम्परेचर घटाओगे तो रेडिएंट एनर्जी कम हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, as the temperature is increased the rate of emission increases fast माने means what, the temperature increases मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो एनर्जी रिलीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, फास्ट हो जाता है। ओके, टेम्परेचर सडनली इंक्रीज हो गया तो एनर्जी भी सडनली रिलीज हो जाएगी, वरना एमिशन हो जाएगी। At each temperature, the radiant energy contains a mixture of different wavelengths। देखो, each temperature, समझो ये टेम्परेचर T है, इससे सम क्या करेगी, रेडिएशन जनरेट करेगी, रेडिएशन एनर्जी जनरेट करेगी। ओके, रेडिएंट एनर्जी जनरेट करेगी। तो ये सम वेव्स रहेंगे, समझो 1000 नैनोमीटर रहेंगे, सम वेव्स रहेंगे 2000 नैनोमीटर, सम वेव्स रहेंगे 500 नैनोमीटर। ओके, तो डिफरेंट वेव्स के डिफरेंट रेडिएशन क्या करेंगे, वो एमिट करती है। ओके, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर में, एक ही टेम्परेचर में, समझो ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यही टेम्परेचर में वो डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट एमिट करती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। देखो, कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ करके। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। एट लो टेम्परेचर द पावर रेडिएटेड इज स्मॉल। पावर रेडिएटेड क्यों बोला है, क्योंकि देखो पावर इज इक्वल टू क्या है, ई अपॉन टी है। ओके, तो इन्होंने बताया था ई डिवाइडेड बाय ए इंटू टी इज इक्वल टू क्या होता था, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता था। ये किसके ऊपर डिपेंड करता था, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता था। तो ए दिस वन इज व्हाट, ई डिवाइडेड बाय टी इज नथिंग बट पावर, पावर अपॉन ए भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। वही दिया है देखो, एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर में द पावर रेडिएटेड इज स्मॉल एंड प्राइमरली लाइज इन द लॉन्ग वेवलेंथ रीजन। ये पावर जो हमने दिखाया है, ये पावर इधर दिखाया है वाई एक्सिस के ऊपर। देखो, पावर रेडिएंट पावर मतलब वाई एक्सिस के ऊपर रेडिएंट पावर दी है, और लैम्डा दैट इज नथिंग बट वेवलेंथ दिए है एक्स एक्सिस के ऊपर, के ऊपर। ओके, तो उन्होंने दिखाया है एट लो टेम्परेचर मतलब समझो 3000 केल्विन करके, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है ये, केल्विन है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 273 निकालो, आपको डिग्री सेंटीग्रेड में मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा वो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, तो लो टेम्परेचर में द पावर रेडिएटेड इज स्मॉल। पावर रेडिएटेड देखो, ये पावर रेडिएटेड 300 केल्विन में पावर रेडिएटेड कम है। इधर पावर मतलब ये वाई एक्सिस के ऊपर पावर है, तो पावर रेडिएटेड कम है। अगर 4000 केल्विन करते हो पावर थोड़ा बढ़ेगा, देन 5000 करते हो तो पावर फिर से बढ़ेगा, अगर 5500 करते हो फिर से पावर रेडिएटेड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ओके, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर है। पावर रेडिएंट मतलब कितनी पावर की रेडिएशन एमिट हो रही है। ओके, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली रेडिएंट पावर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा।
ओके तो देखो इधर पावर ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है वैसे पावर भी बढ़ेगा। ओके बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके प्राइमरली लाइज इन द लॉन्ग वेवलेंथ रीजन। प्राइमरली लॉन्ग वेवलेंथ रीजन मतलब ये समझो ये 500 केल्विन है, ये 1000, ये 1500 और 2000, 2500 एंड 3000। देखो ये अगर आपका टेम्परेचर कम है तो ज्यादा बड़े वेवलेंथ के रेडिएशन निकलेंगे, ज्यादा बड़े वेवलेंथ के रेडिएशन निकलेंगे इधर दोनों के बीच का वेवलेंथ। अगर टेम्परेचर इस बॉडी का कम है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, टेम्परेचर अगर इस बॉडी का कम है तो वेवलेंथ जो निकलती है इस बॉडी, रेडिएशन जो निकलती है उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए देखो ये 500 वेवलेंथ है, देन ये 1000 वेवलेंथ में इतने वेव्स निकल रहे हैं। ओके 1000 वेव्स में इतने वेव्स निकल रहे हैं, 1500 में इतने वेव्स निकल रहे हैं। ओके देन इतने 2000 में इतने वेव्स निकल रहे हैं, तो ज्यादा वेव्स आपको निकलेंगे, उनका वेवलेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, टेम्परेचर अगर कम है, टेम्परेचर अगर कम है तो टेम्परेचर अगर कम है तो पावर क्या हो जाएगा, कम होगा, लेकिन वेवलेंथ जो निकलेगी वो ज्यादा वेवलेंथ के रेडिएशन निकलेंगे। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे पावर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटाओगे पावर घटेगा। ओके टेम्परेचर अगर डिक्रीज करते हो लैम्बडा और टेम्परेचर वो दोनों क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में। ओके तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट एट हायर टेम्परेचर मतलब ज्यादा टेम्परेचर में, देखो ज्यादा टेम्परेचर में वेवलेंथ, देखो ये कर्व ज्यादा किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड की शिफ्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि लैम्बडा इस साइड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ना। देखो ये 500 है, इस साइड 1000 है, इस साइड 1500 है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ इधर किधर तो आएगा, इसका वेवलेंथ इधर किधर तो आएगा, 500 तक आएगा। लेकिन अगर वेवलेंथ टेम्परेचर कम है 3000 केल्विन है, तो इसका वेवलेंथ किधर तो इधर आएगा। देखो मैक्सिमम वेवलेंथ देखो किधर आ रहा है। ओके 4000 है तो इधर आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर करके। ओके तो उन्होंने वही बताया है, एट हायर टेम्परेचर द टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट is increases, total energy radiated per unit time is increases। ओके तो मतलब पावर, रेडियंट पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। अगर वेवलेंथ कम है तो हाइयर टेम्परेचर है लेकिन वेवलेंथ कम है, तो तब क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो हाइयर टेम्परेचर में पावर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। एंड द वेव्स लाइज इन द शॉर्ट वेवलेंथ रीजन। शॉर्ट वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ कम हो जाएगा, पावर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ओके तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं ये पॉइंट। ओके तो ये एक साइंटिस्ट था ल्यूमर एंड फ्रिंगशेम करके। ओके ल्यूमर एंड फ्रिंगशेम एक साइंटिस्ट था, इन्होंने ये स्टडी किया है, studied the energy distribution of black body radiation as a function of wavelength। okay energy distribution मतलब ये radiant power distribution along with wavelength lambda करके, अगर lambda करके। ओके तो इन्होंने एक ब्लैक बॉडी डिफरेंट ब्लैक बॉडीज लिया और उसका डिफरेंट वेवलेंथ में रखा उन्होंने। ओके डिफरेंट रेडियंट पावर और वेवलेंथ चेक किया और उन्होंने देखा कि ये स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। ओके तो ही केप्ट द सोर्स ऑफ रेडिएशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखो एक सोर्स है, समझो एक ब्लैक बॉडी है बी, इनिशियली उन्होंने रखा 1500 केल्विन में। ओके 1500 केल्विन में, 3000 केल्विन में रखा, तो आपको ग्राफ मिल जाएगा ये। ओके ग्राफ मिलेगा ये। बाद में यही सोर्स आप उन्होंने रखा 4000 केल्विन में, 4000 केल्विन में वो यही सोर्स, तो आपको ग्राफ मिला ऐसे। ओके अगर केल्विन इंक्रीज हो रहा है, देखो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेडियंट पावर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके पावर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लैम्बडा देखो डिक्रीज हो रहा है। देखो इनिशियली मैक्सिमम लैम्बडा इधर था, बाद में मैक्सिमम लैम्बडा किधर आ गया, इधर आ गया। अगर फिर से टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो लैम्बडा क्या हुआ, देखो इधर आ गए। लैम्बडा उसका रेडिएशन और वेवलेंथ जो निकलते हैं उस ब्लैक बॉडी से, वो रेडिएशन क्या रहेंगे,
छोटे रहेंगे, ओके, कम रहेंगे, ओके। ये पॉइंट आपको रिमेंबर कर रहा है, करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ करके। तो डिफरेंट वेवलेंथ में उन्होंने रखा और उन्होंने देखा कि ये कर्व आप उनको मिल गए, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, experimental observations indicated that the spectral distribution depended only on the absolute temperature T। देखो इन्होंने देखा कि ये टेम्परेचर कैसे आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर आप कैसे बढ़ाओगे वरना घटाओगे, उसके ऊपर ये रेडिएशन इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा उसके ऊपर ही डिपेंड है, और किसके ऊपर भी डिपेंड नहीं होगा, ओके। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेडिएंट पावर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो रेडिएंट पावर घटेगा। तो यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक्सपेरिमेंट से बताया। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस इंडिकेटेड दैट द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिफरेंट कलर्स, ओके, डिफरेंट कलर्स, ओके, वो किसके वजह से आते हैं, इस टेम्परेचर के वजह से आते हैं। डिपेंडेड ओनली ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T ऑफ द ब्लैक बॉडी एंड वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये ब्लैक बॉडी एक मटेरियल है, ओके, तो वो ब्लैक बॉडी और एक मटेरियल ले लो, ब्लैक बॉडी है, वो दोनों ब्लैक बॉडी है, लेकिन इसका भी टेम्परेचर सेम है, इसका भी टेम्परेचर सेम है, तो ये भी कितने रेडिएशन के जो कितने वेवलेंथ के रेडिएशन एमिट करता है उतना ही ये भी करेगा, उतना ही ये भी करेगा, बिकॉज दिस रेडिएंट पावर वरना स्पेक्ट्रल एनर्जी स्पेक्ट्रल वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, सम पॉइंट्स है और सम पॉइंट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल कर्व्स, तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल कर्व फाइंड आउट किए और इसके बेस के ऊपर उन्होंने सम ऑब्जर्वेशन बताया हमें, ओके, सम ऑब्जर्वेशंस और सम कंक्लूजन बताया। वो कंक्लूजन क्या थे वो देखेंगे हम। इट इज ऑब्जर्व दैट फर्स्ट वन, at a given temperature the energy is not uniformly distributed in the spectral of black body, okay। तो समझो ये ब्लैक बॉडी है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे, तो ये रेडिएशन एमिट करेगा, ऐसे रेडिएशन एमिट करेगा, लेकिन सभी रेडिएशन सेम कलर के नहीं होंगे, सेम कलर के नहीं होंगे मतलब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेक्ट्रम नहीं है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेक्ट्रम मतलब ये समझो एक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम मतलब लाइट रहता है, स्पेक्ट्रम मतलब लाइट, सिंपल एक लाइट, ओके। तो ये लाइट ऐसा नहीं रहेगा कि ये सेम कलर का हो जाए, सम कलर का येलो रहेगा, सम व्हाइट कलर रहेगा, सम ग्रीन कलर। आप देखे होंगे अगर आप आयरन को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आपने ये किया तो सम कलर लाइट रहता है, मतलब सम लाइट क्या रहता है, येलो कलर का रहता है, ग्रीन कलर का रहता है, रेड कलर का रहता है, डिफरेंट कलर आपको मिलते हैं, वही है स्पेक्ट्रम, वही है स्पेक्ट्रम, ओके। तो ये क्या है, डिफरेंट कलर के स्पेक्ट्रम आपको मिल जाएंगे सेम टेम्परेचर में, ये फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया, ओके। तो देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, इनिशियली ये वेवलेंथ इतने, ये थोड़े समझो ये 5500 केल्विन में है, ओके, टेम्परेचर है इतना 505 केल्विन में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो वेव्स निकलेंगे वो कितने रहेंगे, जो वेव्स निकलेंगे ज्यादा से ज्यादा वो कितने रहेंगे, 500 नैनोमीटर के रहेंगे। वेवलेंथ जो ज्यादा रेडिएशन जो निकलेंगे वो 500 नैनोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 500 नैनोमीटर से निकलेंगे, लेकिन वो 1000 भी हो सकते हैं, थोड़े हो सकते हैं, देन 1500 के थोड़े हो सकते हैं। रेडिएशन तो बहुत ज्यादा निकलेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या रहेंगे, 500 नैनोमीटर के रहेंगे, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड इन दोनों के बीच में। देखो इधर और ये इधर थोड़े 2000 के भी रहेंगे, 2500 के भी रहेंगे, 3000 के भी थोड़े रहेंगे, ओके, कम रहेंगे लेकिन रहेंगे उसमें। उसके वजह से जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा वो अलग अलग कलर का स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, at a given temperature the radiant power emitted initially increases with increase of wavelength। देखो अगर समझो ये 5500 केल्विन में आप ले रहे हो, T इज इक्वल टू 5500 केल्विन में आप ले रहे हो, इनिशियली सम टेम्परेचर जो निकलेंगे, सम वेवलेंथ के रेडिएशन जो निकलेंगे, इनिशियली रेडिएंट पावर क्या रहेगा, कम रहेगा, बाद में रेडिएंट पावर सडनली इंक्रीज हो जाएगा। देखो एट ए गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे है 5500 केल्विन पे, द रेडिएंट पावर एमिटेड इनिशियली इंक्रीज, इनिशियली क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, बाद में विथ इंक्रीजेस विथ वेवलेंथ,
वेवलेंथ भी इधर क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। देखो वेवलेंथ भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है ना, ये इधर तक। ओके, इधर तक आने के बाद वेवलेंथ इधर तक हो जाएगा, तो वेवलेंथ भी इंक्रीज हो रहा है और रेडिएंट एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है। लेकिन कांस्टेंट कौन सा है, टेम्परेचर इधर कांस्टेंट है इनिशियली। ओके, तो P क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा और लैम्डा भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। लैम्डा भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होते जाएगा। रीचेस इट्स मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस। देखो लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा, बाद में डिक्रीज होती जाएगी। बाद में रेडिएशन जो इंक्रीज हो रहे थे, बहुत ज्यादा निकल रहे थे, वो रेडिएशन बाद में सम टाइम होने के बाद वो कम होते जाएंगे। रेडिएशन जो निकलेंगे वो कम होते जाएंगे। मैक्सिमम इंटेंसिटी, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द radiation, the wavelength corresponding to the radiation of maximum intensity is lambda maximum। मतलब इसी वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, लैम्बडा मैक्सिमम बोलते हैं। ये देखो 500 अप्रोक्सीमेटली 5500 केल्विन में मैक्सिमम वेवलेंथ जो लाइट प्रोड्यूस होगी वो 500 केल्विन की होगी। ओके सॉरी 500 नैनोमीटर की होगी, ये नैनोमीटर में। ओके नैनो मतलब 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर, इतने वेवलेंथ यू कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो, इट्स वेरी स्मॉल वेवलेंथ लाइट प्रोड्यूस होगी। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी करके। ओके, तो वो कैरेक्टरिस्टिक किसका रहेगा, टेम्परेचर का रहेगा। तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये सभी ऑब्जेक्ट ये है थ्योरी है, तो थ्योरी आपको रिमेंबर करना है, अंडरस्टैंड करना है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मतलब समझो आपने अगर ये कर्व फाइंड आउट किया, तो आपको ये टोटल एरिया, इसका टोटल एरिया इंडिकेट क्या करेगा, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है, वरना रेडिएंट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो आपको मिलेगा। ओके, इसका एरिया अगर आप फाइंड आउट करते हो तो। ओके, तो वही एरिया इंडिकेट करता है पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आपको मिल जाएगा। और फिर ब्लैक बॉडी एट ऑल वेवलेंस मतलब इधर ये 450 भी रहेगा, 500 भी रहेगा, 1000 भी रहेगा, 1500 भी रहेगा, 2000 के भी वेव्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, द पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। देखो पीक ऑफ द कर्व मतलब इनिशियली देखो 3000 केल्विन में पीक ऑफ द कर्व किधर है, इधर है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, ये 3000 केल्विन में इधर है। बाद में 4000 में पीक ऑफ द कर्व किधर गया, इधर आया। ओके, नेक्स्ट 5500 में पीक ऑफ द कर्व किधर आ रहा है। देखो पीक ऑफ द कर्व जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो, ये लैम्डा जो है वो किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है। देखो लेफ्ट साइड, ये इनिशियल इधर था, बाद में इधर आ गया, बाद में इधर आ गया, बाद में इधर आएगा। ओके, तो ये लैम्डा शिफ्ट कर रहा है किधर, दैट इज द लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है। वही बताया उन्होंने, द पीक ऑफ द कर्व शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, शॉर्टर वेवलेंथ, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम है वो। लैम्डा मैक्सिमम क्या है, वैल्यू डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते जाओगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ओके, लैम्डा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, एट हायर टेम्परेचर द रेडिएंट पावर और टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, करस्पॉन्डिंग टू ऑल द वेवलेंस इंक्रीजेस। ऑल द वेवलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। आपने अगर हाइयर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर 5500 केल्विन है, तो इसका रेडिएंट एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। और सभी वेवलेंथ में देखो 1000 ले लो फिर भी वेवलेंथ ये टेम्परेचर देखो ज्यादा है इसमें। ओके, 5000 केल्विन में ये कितना है, रेडिएंट एनर्जी इतनी है ज्यादा से ज्यादा। कौन से टेम्परेचर वेवलेंथ में, 1000 वेवलेंथ में। अगर 1500 लेते हो तो ये 1500 का भी ये देखो रेडिएंट एनर्जी ज्यादा ही रहेगी। सेम 1500 वेवलेंथ की रेडिएंट एनर्जी ज्यादा ही रहेगी। क्यों, क्योंकि 1500 की वेवलेंथ इधर आएगी, किसके लिए, 5500 के लिए। लेकिन 5000 के लिए किधर आएगी, इधर आएगी। तो देखो दोनों का रेडिएंट पावर किसका ज्यादा है, 1500 का ज्यादा होगा, सॉरी 5500 केल्विन का ज्यादा ऑलवेज होगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट एक लॉ है दैट इज नोन एज द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ करके। ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके,
तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है देखेंगे, द वेवलेंथ फॉर विच एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। देखो आपने बताया ये ब्लैक बॉडी सम वेवलेंथ जनरेट करता है, वेवलेंथ जनरेट करता है, ओके वेवलेंथ जनरेट करता है। वो लैम्बडा मैक्सिमम जो रहता है पर्टिकुलर टेम्परेचर में, लैम्बडा मैक्सिमम इधर हमने डिस्कस किया, देखो इधर ये लैम्बडा मैक्सिमम है, इस 5500 केल्विन में लैम्बडा मैक्सिमम किधर है, इधर है। 5000 केल्विन में लैम्बडा मैक्सिमम किधर है, इधर है, ओके। और ये लैम्बडा मैक्सिमम हो गया ये, ओके। तो ये लैम्बडा मैक्सिमम जो रहता है वेवलेंथ लैम्बडा किसका है वो, दैट इज नथिंग बट ये जो रेडिएशन डेवलप करेगा पर्टिकुलर टेम्परेचर में, टेम्परेचर इज इक्वल टू समझो 1500 केल्विन है, ओके, समझो 5000 केल्विन है, समझो 5000 केल्विन है। इस केल्विन में वो रेडिएशन क्या करेगा, एमिट करेगा। तो ये रेडिएशन जो एमिट करता है उसका वेवलेंथ मैक्सिमम कौन सा रहता है, दैट इज द ये वेवलेंथ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर रेडिएशन कैसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्बडा बोलते हैं। तो इन दोनों की डिस्टेंस अगर ज्यादा है, दैट इज द लैम्बडा मैक्सिमम। आपको अगर फाइंड आउट करना है वो लैम्बडा मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ओनली एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वेवलेंथ जो रहता है वो घटेगा, वेवलेंथ जो रहता है वो घटेगा, ओके। तो ये पॉइंट उन्होंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो वेवलेंथ फॉर विच एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम, ये लैम्बडा मैक्सिमम ये किसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब समझो आपने 5000 केल्विन दे दिया, तो इससे जो रेडिएशन एमिट करेगा उसका लैम्बडा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, लैम्बडा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन वही आपने टेम्परेचर अगर 3000 केल्विन दे दिया तो ये लैम्बडा मैक्सिमम जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा रहेगा। इस कर्व से आपको अंडरस्टैंड होता है। देखो 3000 केल्विन के लिए लैम्बडा मैक्सिमम कितना है, अप्रोक्सीमेटली 900 है, 900 है, ओके, 900 नैनोमीटर, ओके। और 5000 केल्विन के लिए देखो ये इधर किधर तो आएगा, अप्रोक्सीमेटली इधर समझो 550 है समझो नैनोमीटर, ओके। देखो आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हो तो वेवलेंथ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें, ओके। तो यही कहता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और ये लैम्बडा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी रहता है, दैट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहता है। इसको मैं इरेज करता हूं। तो देखो वही लिखा है हमने, लैम्बडा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। तो इधर एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज द बी करके लिए उन्होंने, लैम्बडा मैक्सिमम इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा। तो टी इस साइड लेके आओ, टी मैक्सिमम सॉरी लैम्बडा मैक्सिमम, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, ओके, इनटू टी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी को हम क्या बोलते हैं, वेयर बी इज कॉल्ड द वेन्स कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं वेन्स कांस्टेंट, और उसका वैल्यू रहता है दैट इज द 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन करके। मीटर केल्विन क्यों, लैम्बडा का ये क्या है, मीटर है, एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, और टेम्परेचर का केल्विन है, तो मीटर केल्विन हो जाएगा, ओके। तो बी इज नथिंग बट वेन्स कांस्टेंट करके। So next one, this law is useful to determine the temperature of distant stars, sun, moon, etc. तो मून का टेम्परेचर कितना है उसको आपको फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज करते हैं। देन डिस्टेंट स्टार्स का, स्टार जो स्टार रहते हैं उसका, स्टार मतलब बॉलीवुड स्टार वगैरह नहीं है, ओके, तो डोंट थिंक दैट वन। डिस्टेंट स्टार्स मतलब जो सन रहता है, सन का डिस्टेंस कितना है, देन डिफरेंट स्टार्स है स्पेस में, ओके। तो उनका जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम नहीं होना होगा, लेकिन आपको रिमेंबर करना है ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हम किस लिए यूज करते हैं, डिस्टेंट स्टार्स के टेम्परेचर मेजर करने के लिए, सन का टेम्परेचर, मून का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है रिलेटेड टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ करके। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन करके, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन करके। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया और द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो वेन्स डिस्प्लेसमेंट ने किसके किसके बीच में रिलेशन बताया, लैम्बडा मैक्सिमम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, दैट इज द सॉरी टाइम नहीं टेम्परेचर, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया। अभी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने क्या बताया, पावर दैट इज द पावर रेडिएशन पावर दैट इज नथिंग बट रेडिएशन पावर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर ऑफ 4 रहता है। तो ये बताया उन्होंने। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, रेट ऑफ मतलब पर यूनिट टाइम, ओके, ई अपॉन टाइम, रेट मतलब पर यूनिट टाइम ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया और द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, दोनों क्या है, सेम है। ये अपॉन टी क्या है, पावर है, पावर अपॉन ए एंड दिस इज ऑल्सो पावर अपॉन ए, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, ओके, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया और द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, मतलब पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इतना भी लिखो आप, इतना भी कंफ्यूज मत करके ले लो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पावर रेडिएटेड per unit area is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature. Power radiated per unit area of a black body, लेकिन it is a black body, of a black body is directly proportional to fourth power of absolute temperature करके। तो ये कहता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन करके। तो इसको मैं इरेज करता हूं और देखेंगे पॉइंट्स देखेंगे। देखो आर इज नथिंग बट इन्होंने पावर का कॉन्सेप्ट लिया है, दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर ऑफ 4 करके। तो आर क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय ए इंटू टी हो जाएगा, ओके। आर मतलब क्या है, रेडिएंट पावर इट इज, ओके। तो आपको रिमेंबर करना है रेडिएंट पावर हमने वाई एक्सिस के ऊपर लिया था, रेडिएंट पावर करके, ओके। तो वही है वो रेडिएंट पावर मतलब, ओके। तो रेडिएंट पावर करके, तो ये रेडिएंट पावर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, क्यू मतलब एनर्जी, बिकॉज हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। इधर से जो ये डेवलप हो रही है वो हीट के फॉर्म में डेवलप हो रही है, एनर्जी जो बाहर आ रही है वो हीट के फॉर्म में है। तो इसलिए हमने Q डिवाइडेड बाय A इंटू टी लिया है, ओके। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, T टू द पावर ऑफ 4 रहता है। लेकिन आपको R कंसीडर करना है, P नहीं कंसीडर करना है। P मतलब पावर हो जाएगा, लेकिन रेडिएंट पावर हम थर्मल में हम R को इंडिकेट करते हैं, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंबल हटा दिया तो सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4 आ जाएगा। सिग्मा क्या है, स्टीफन्स कांस्टेंट है और इसका वैल्यू रहता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन करके। ये कैसे आया, देखो R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू R इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4 है। तो R क्या है, Q डिवाइडेड बाय A इंटू टी है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा। तो सिग्मा वैसे ही रखो, टी टू द पावर ऑफ 4 इधर लेके आओ, तो A इंटू टी टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा। Q मतलब एनर्जी है, Q मतलब एनर्जी, हीट, दैट इज नथिंग बट जूल हो जाएगा। जूल इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, हीट का, वरना एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल हो जाएगा। एरिया मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, टी मतलब टाइम है, दैट इज द सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और टी टू द पावर ऑफ 4 मतलब केल्विन टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, देखो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर ऑफ -4 हो जाएगा। तो वही मैंने इधर लिखा हूं, ओके। तो अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप ऐसा यूनिट निकाल सकते हो। तो इसका डायमेंशन होगा L0 m टू द पावर ऑफ 1 t टू द पावर ऑफ -3 और k टू द पावर ऑफ -4 करके। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, तो देखो if Q is the amount of radiant energy emitted in time t by a perfect black body of the surface area A and temperature T। तो Q मतलब समझो एक ब्लैक बॉडी है, इससे एरिया है इसका, एरिया है A और टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे ये कितना एनर्जी निकाल रही है, हीट निकाल रही है, दैट इज द Q निकाल रही है। देखो Q इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड इन टाइम t में उसका एरिया कितना ये है, तो कितना हीट निकाल रही हो, Q हीट निकाल रही बाय ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया A एंड टेम्परेचर T। देन
देखो देन क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हमने क्या लिया, आर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 80 है, तो आर इज इक्वल टू हमने लिया क्यू अपॉन 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला हमने लिखा है, आर इज नथिंग बट क्यू डिवाइडेड बाई 80 इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फॉर ए बॉडी विच इज नॉट ए ब्लैक बॉडी, अगर एक ब्लैक बॉडी नहीं है, समझो ये इसका एरिया ये है एंड टाइम टी है और ये रेडिएंट एनर्जी हीट जनरेट कर रही है क्यू करके, तो इसका जो अगर ब्लैक बॉडी नहीं है, ये ब्लैक बॉडी नहीं है, एक नॉर्मल बॉडी है, तब आर क्या हो जाएगा, तब आर हो जाएगा दिस वन। देखेंगे इधर देखो, ए बॉडी विच इज नॉट ए ब्लैक बॉडी, द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज स्टिल प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर, मतलब जो रेडिएंट एनर्जी रहती है, वरना रेडिएंट पावर जो रहता है आर करके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर ऑफ 4 रहता है, लेकिन इधर एक कांस्टेंट आता है दैट इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4 आता है, इंस्टेड ऑफ ई, इधर ई नहीं आता था, क्यों, क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए ई क्या रहता है, इक्वल टू 1 रहता है, इक्वल टू 1 रहता है, लेकिन इधर हम नॉर्मल बॉडी ले रहे हैं तो ई का वैल्यू आपको कंसीडर करना है, उधर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वरना 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है एमिसिविटी। ओके, तो एमिसिविटी लेस देन 1 रहता है, लेस देन 1 रहता है मतलब 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ई इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4 ये किसके लिए हो जाएगा, नॉर्मल बॉडी के लिए होगा, और ब्लैक बॉडी के लिए हो जाएगा ये, दैट इज आर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा। इसको मैं इरेज करता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, तो नेक्स्ट पॉइंट होगा फोर्थ वन, इफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैविंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज केप्ट इन ए सराउंडिंग विच इज एट ए लोअर एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी नॉट, मतलब समझो एक ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर कितना है, टी है, और इसको आपने एक पर्टिकुलर सराउंडिंग में रखा है, उसका टेम्परेचर है टी नॉट, उसका टेम्परेचर है टी नॉट, इसका टेम्परेचर ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी है। ओके, तो इसका टेम्परेचर कितना है, टी है, और इसका टेम्परेचर है टी नॉट है, और लोअर एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी नॉट, मतलब इसमें क्या है, टी इज ग्रेटर देन टी नॉट है, टी इज ग्रेटर देन टी नॉट है। इस कंडीशन में अगर इस टाइप का कंडीशन है तब क्या हो जाएगा, देखो तब द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज करता हूं, द एनर्जी रेडिएटेड मतलब इस ब्लैक बॉडी से कितनी एनर्जी रेडिएट करेगी, ये टी नॉट टेम्परेचर में है, टी टेम्परेचर में, और इस ये टी इज ग्रेटर देन टी नॉट है, टी इज ग्रेटर देन टी नॉट मतलब रेडिएशन एमिट करेगी। ओके, तो ये रेडिएशन कितनी एमिट करेगी, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी एमिट करेगी, देखो सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4 एमिट करेगी, बिकॉज इसका टेम्परेचर कितना है, टी है। ओके, तो ये कितना एमिट करेगी, सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4 एमिट करेगी। एनर्जी ऑब्जर्व फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और ये एनर्जी भी ऑब्जर्व भी करेगी, हमने बताया था ब्लैक बॉडी कितना एनर्जी रिलीज करती है, उतना एनर्जी वो क्या करती है, ऑब्जर्व भी करती है। ओके, ऑब्जर्व भी करती है। ओके, तो एनर्जी ऑब्जर्व फ्रॉम द सराउंडिंग्स कितना होगा, सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ टी टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा, टी नॉट टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना है, टी नॉट है, तो इतना वो एनर्जी क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी। तो देयरफॉर नेट लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब समझो ये ज्यादा एनर्जी देगी, क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग कंपेयर टू सराउंडिंग, ये सराउंडिंग है, टी नॉट टेम्परेचर है, टी इज ग्रेटर देन टी नॉट है, तो ये एनर्जी दे रही है बाहर, एनर्जी दे रही है बाहर, तो ये एनर्जी रहती है सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4, और ये एनर्जी अंदर भी ले रही है, सम एनर्जी किधर से, सराउंडिंग से। ओके, तो ये एनर्जी रहती है सिग्मा टी टू द पावर ऑफ 4, टी नॉट टू द पावर ऑफ 4, लेकिन एनर्जी नेट एनर्जी जो रहती है वो ज्यादा होगी, दैट इज द सिग्मा टी टू द पावर ऑफ 4 माइनस सिग्मा टी टू द पावर ऑफ -4 हो जाएगा। ओके, सॉरी, माइनस सिग्मा टी नॉट टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा, तो सिग्मा कॉमन आ जाएगा, टी टू द पावर ऑफ 4 माइनस टी नॉट टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ये नेट एनर्जी है, नेट एनर्जी लॉस कर रही है, इतनी एनर्जी वो क्या कर रही है, लॉस कर रही है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी नेट लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट, देखो तो ऑर्डिनरी बॉडी नेट लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अगर वही बॉडी आपने समझो ये ऑर्डिनरी बॉडी है, ऑर्डिनरी बॉडी है, ऑर्डिनरी बॉडी मतलब ब्लैक बॉडी नहीं है, इसका टेम्परेचर टी है और ये सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर टी नॉट है, तो ये T इज ग्रेटर देन टी नॉट है, T इज ग्रेटर देन टी नॉट है, तो ये भी बॉडी क्या करेगी, रेडिएंट एनर्जी तो रेडिए एमिशन भी करेगी और ऑब्जर्व भी करेगी, ऑब्जर्व भी
करेगी। तो इसका नेट एनर्जी जो रहेगा ये रहेगा E इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4 माइनस टी नॉट टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा। लेकिन इधर क्या आ जाएगा, एमिसिविटी एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज नथिंग बट E करके, ओके। लेकिन इधर ब्लैक बॉडी में सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4 माइनस टी नॉट टू द पावर ऑफ 4 रहेगा, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऑन द अदर हैंड इफ द बॉडी इज एट टेम्परेचर लोअर देन द सराउंडिंग, दैट इज, देखो अभी क्या रखा है हमने, पहले क्या रखा, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था सराउंडिंग से। अब क्या करेंगे, हम ब्लैक बॉडी को ही रखेंगे, लेकिन इसका टेम्परेचर T है और एक टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0 है। तो लेकिन इस कंडीशन में T0 इज ग्रेटर देन T है, T0 इज ग्रेटर देन T है, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज करता हूं। तब फॉर्मूला हो जाएगा दिस वन, T0 इज ग्रेटर देन T, तो क्या हो जाएगा E इंटू सिग्मा इंटू T0 टू द पावर ऑफ 4। T0 पहले आ जाएगा, इधर क्या था, पहले T था, क्यों, क्योंकि T इज ग्रेटर था, इधर T0 ग्रेटर है, इसके लिए T0 पहले आएगा, T0 टू द पावर ऑफ 4 माइनस T टू द पावर ऑफ 4 आ जाएगा। इधर सिग्मा E क्यों लिए, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बॉडी है, अगर ब्लैक बॉडी है तो E इज इक्वल टू 1 आपको कंसीडर करना, ओके। तो ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन करके। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वेरी सिंपल चैप्टर था, आपको ज्यादा मैक्सिमम स्कोर इस चैप्टर में कर सकते हो। तो मैं यही बताऊंगा, इस चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, अच्छी तरह से स्टडी करना है और अच्छी तरह से इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।